इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के समय प्रांतीय प्रशासन किस प्रकार थे और स्थानीय शासन किस तरह की थी, उस पर चर्चा करेंगे। प्रशासनिक सुविधा के लिए विशाल सल्तनत को विविध प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत, सूबा या जिसे एकता कहते हैं थे। इनकी संख्या निर्धारित निश्चित नहीं थी, यह घटती बढ़ती रहती थी। सभी एकताओं में एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था भी नहीं थी। आरंभ में विजेता सैनिक अधिकारियों को ही विजित क्षेत्रों का शासन सौंपकर उस क्षेत्र को अक्ता का रूप दे दिया गया था। परंतु साम्राज्य के विस्तार के साथ ही अक्ता के अतिरिक्त सूबा का भी निर्माण किया गया, जैसे बंगाल, गुजरात, जौनपुर, मालवा दक्षिण के राज्य थे। इस कारण अक्ताओं और मुक्ताओं, अक्ता का प्रधान अधिकारी को हम लोग मुक्ता कहते थे, से अधिक महत्वपूर्ण सूबेदार या बली, नाजिम या नायब सुल्तान बन बैठे। ये समूचे प्रांत के मालिक थे। यद्यपि इन पर केंद्र का नियंत्रण रहता था, तथापि आंतरिक मामलों में इन्हें पूर्ण प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। ये अपनी सेना रखते थे, लगान की वसूली करते थे एवं प्रांत में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे। सुल्तान को सैनिक और आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे। आवश्यकता अनुसार जब सुल्तान जरूरत होता था तो वो उनको सपोर्ट करते थे। सुल्तान के नहीं रहने के बाद भी वे उसके अनुमति से नए प्रदेशों की विजय भी कर सकते थे। प्रांतों का शासन केंद्रीय ढांचे पर ही चलता था। शक्तिशाली सुल्तानों ने तो इन प्रांतपतियों को अपने कड़े नियंत्रण में रखा, परंतु केंद्रीय शासन जब कभी भी कमजोर पड़ता था, प्रांतपति अक्सर विद्रोह कर देते थे, मतलब अपने आप को स्वतंत्र कर लिया करते थे। यह जो प्रवृत्ति थी प्रांतीय लोगों की अपने आप को स्वतंत्र कर लेने की, इस प्रवृत्ति के कारण ही अंततः सल्तनत का विनाश हुआ, है ना, और सल्तनत का पतन भी हो पाया। स्थानीय शासन में हम लोग यह देखते हैं कि 14वीं शताब्दी से प्रशासनिक सुविधा के लिए प्रांतों और अक्ताओं को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त किया गया। अक्ता विभिन्न सिक या जिलों में बांटे गए। सिक का प्रधान सिकदार कहलाता था, उसके नीचे आमिल होता था जो परगना पर शासन करता था। गांव सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी। इस प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य भी लगान वसूली एवं शांति व्यवस्था की स्थापना ही थी। सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था की कमजोरियों को जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि इसमें विघटनकारी तत्व, सल्तनतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में विघटनकारी तत्व बहुत ही सक्रिय और सशक्त थे। मौके का लाभ उठाकर ऐसे तत्वों ने सल्तनत की नींव खोखली कर दी। इन व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि तुर्कों ने मध्यकालीन भारत में प्रचलित प्रशासनिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं किया, बल्कि थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ प्राचीन व्यवस्था को ही बनाए रखा। संभवतः इसी कारण समूचे भारत में तुर्की शासन की स्थापना सुगमता से हो गई। इस व्यवस्था के अनेक गुणों को अपने दिल्ली सल्तनत के बाद आने वाले जो शासक थे मुग़ल, उन लोगों ने भी अपनाया। इस प्रकार हमने इन 3 वीडियो में देखा कि दिल्ली सल्तनत के समय में प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र के लेवल पर, प्रांत के लेवल पर और स्थानीय लेवल पर किस तरह से डेवलप किया, किस तरह से काम किया। इसमें हम लोगों ने मुख्य रूप से यह भी देखा कि जो पहले से यहाँ जो व्यवस्था चली जा रही थी उसमें अधिक चेंज ना करके, बल्कि उसके सम्मिलित रूप को मिलाकर ही यहाँ पर एक नई व्यवस्था डेवलप की गई, जिसके कारण सल्तनत के सुल्तानों को भारत में शासन स्थापना करने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा और वो आराम से यहाँ पर अपनी गद्दी पर अपनी स्थापना कर लिए। और यह दिल्ली सल्तनत जो है मुग़लों के आने तक, अर्थात 1526 तक, 1206 से 1526 तक निर्बाध रूप से काम करता रहा, चलता रहा। धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे और मुग़ल क्षेत्र में जो भी चर्चाएं होंगी उन पर हम चर्चा करेंगे, जैसे मनसबदारी सिस्टम, अकबर की धार्मिक पॉलिसी, सब पर हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद।